हेलो एवरीवन। तो आज हमारे वीडियो में हमारे साथ हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स एआरएसडी कॉलेज के एंड इनसे जानते हैं कि क्या इनका अभी तो एक्सपीरियंस रहा है बिकॉज फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है एंड आप लोग एनईपी वाले पहले बैच के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग बेटर बता पाएंगे जो आने वाले जूनियर्स हैं उनके लिए, क्योंकि काफी लोग को ये एनईपी का समझ में ही नहीं आता है कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि जो भी चीजें हो क्लियर हो जाए लोगों को। तो स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। So I am Krishna Kumar and I am the first batch of new education policy initiated first by the University of Delhi. So the problem I am currently in BA honors political science. So the first year or first batch of new education policy was really tight us for students like us because we had to deal with so much circumstances. But lastly we go here, we pass here and we are happy. Yeah. ग्रेट। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम भवेश कुमार है। करेंटली मैं आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आपका सीयूटी स्कोर क्या था और कैटेगरी कौन सा है आपका? मुझे CUET में 753 मार्क्स थे। मैंने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ओनली हिंदू कॉलेज को फर्स्ट पे डाला था और NIRF रैंकिंग के थ्रू ARSD को सेकंड पे। ओबीसी कैटेगरी के साथ मुझे ARSD कॉलेज प्राप्त हुआ था 753 मार्क्स आउट ऑफ 800। 753 800 आउट मतलब, और आपका जो ओबीसी कैटेगरी और आपको एआरएसडी सेकंड प्रेफरेंस था और आपको वही अलॉट हो गया, आपने ले लिया। आपका क्या कैटेगरी है और सीयूटी स्कोर क्या है? मेरा CUET स्कोर 680 है आउट ऑफ 800। और जहाँ तक बात करें प्रेफरेंस में, तो मेरा 10th प्रेफरेंस था, टॉप से 10th। तो देखते गए बट आत्माराम पे आके। कैटेगरी कौन सा है आपका? कैटेगरी मेरा OBC है। 650 680 मार्क्स आपका सीयूटी में। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के आप दोनों हैं और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की फैकल्टी कैसे है एआरएसडी में, क्योंकि जहां तक कि मुझे पता है कि काफी अच्छी फैकल्टी है, बट बेटर आप लोग बता पाइएगा। अगर किसी भी संस्थान को एकदम टॉप की बुलंदियों पर कुछ पहुंचाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर विल मैटर, ऑलवेज मैटर, द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस विल आल्सो मैटर, बट जो उनके मेन एलिमेंट होंगे जो उस स्टूडेंट्स में क्रीमी लेयर उनको बना पाएंगे, उनके अंदर चरित्र को भी उभारेंगे और उनको अपने ज्ञान से संबंधित बातें भी बताएंगे, वो होते हैं उस क्षेत्र के प्रोफेसर। अभी तो हमारा संपर्क उनके साथ 1 ही साल का रहा है, परंतु कुछ प्रोफेसर्स का छाप हमारे हृदय पर, हमारी आत्माओं पर बहुत गहरा पड़ा है। उनमें से 2-4 तो इतने बढ़िया हैं कि कॉलेज आने से पहले हम बहुत ज़्यादा नर्वस थे। हमें ये पता नहीं चल पा रहा था कि छोटे शहर से आने के बाद दिल्ली जैसे यूनिवर्सिटी में हम कैसे कॉप कर पाएंगे, बट उनका बिहेवियर, उनका ग्राउंड टू अर्थ नेचर हमें उसमें बहुत मदद किया। और इसमें उल्लेखनीय नाम ARSD कॉलेज के प्रोफेसर के हैं, विकास सर, सुमित सर और अमित सिंह जैसे सरों का, जो बहुत बेहतर है। दे आर लीजेंड इन देयर फील्ड्स, दे आर वेरी नाइस। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? ओवरऑल एक्सपीरियंस, जितने भी अध्यापक हुए, जो प्रोफेसर हैं, बहुत ही अच्छे कोऑपरेटिव रहेंगे आपको। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किसी भी संस्थान में, जैसा कि प्रियमित्र ने बताया कि किसी भी संस्थान में आप जाते हैं तो आपको एक गाइडर की आवश्यकता पड़ती है कि किसी भी चीज़ को आगे प्रोसेस तक ले जाने के लिए। तो वो आपको बहुत ही अच्छे गाइड करेंगे। आप फर्स्ट डे आप कॉलेज में एंट्री करोगे तो आप नर्वस हो जाओगे कभी कभी, और स्वाभाविक तौर पर ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, तो आपको ऐसा होना पड़ेगा। लेकिन एक होता है, एक गाइड्स होता है, जो टीचर होते हैं, प्रोफेसर हुए, आपको बहुत अच्छे गाइड करेंगे। और समय समय पर अगर प्रॉब्लम समस्याएं आ रही है तो आप इंडिविजुअल तौर पे जाके उनसे आप बात कर सकते हैं। और कोई भी समस्या हो, चाहे आप फ्रेंड सर्किल में भी आप जा सकते हैं। हमारे कॉलेज आत्माराम में ARSD की बात करें तो सीनियर भी काफ़ी कोऑपरेटिव है। आप उनसे जाके बात करते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं और बताएंगे आपको कि किस स्थान पे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बस। और जैसा कि मैंने सुना है कि देखिए, हिंदू कॉलेज का जो पॉलिटिकल साइंस है पूरे इंटायर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉपुलर है और बहुत ही पॉपुलर है। मतलब कई क्या बताएं उसके लिए, बोलना ही मतलब ये है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। तो हिंदू कॉलेज पॉल साइंस होने के लिए काफी फेमस है। बट साउथ कैंपस की बात की जाए तो जहां तक मेरे नॉलेज की बात है, साउथ कैंपस में ARSD कॉलेज का जो पोल साइंस है वो बेस्ट में बेस्ट है। और आपने बताया कि टीचर्स काफी अच्छे हैं, काफी सपोर्टिव हैं, काफी अच्छा पढ़ाते हैं। तो क्या ये जस्टिफाइड आपको लगता है? देखिए, जहाँ तक हिंदू कॉलेज की बात है, इस बात में कतई शक नहीं है कि उसके पास एक ऐतिहासिक लीगेसी है, क्योंकि वो आत्माराम सनातन धर्मा जैसे कॉलेज से बहुत पहले बना है और वो कई सारे क्रीम्स को प्रोड्यूस कर चुका है। लेकिन जिस रफ्तार से और जिस उमंग के साथ आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज रिसर्च और अपने जर्नल्स को पब्लिश कर रही है पिछले विगत वर्षों में, ये बहुत तेजी और बहुत तेज रफ्तार से हिंदू जैसे कॉलेजों को टैकल करने जा रही है। हम हिंदू कॉलेज के रेपुटेशन को कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने रेपुटेशन को बढ़ा करके उस स्तर पर पहुंच जाएंगे। और जहां तक पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का बात है ARSD कॉलेज का, वो मेहनत कर रहा है। और खास करके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद आने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, आई थिंक दे आर फायर इन द बैली, दे हैव फायर इन द बैली।
all of them are from different categories, different journals, and they have come here only after securing good marks. Most of them are absolutely from state boards, but they are good students. And I believe if that passion, that enthusiasm continues for the coming 4 or 5 years, we are going to cope with the Hindu College Faculty of Political Science. दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो आप ये बताइए कि एनईपी के अकॉर्डिंग जो आपका कोर्स करिकुलम में चेंज आया है, आप अपने जूनियर्स को एक्सप्लेन कीजिए कि क्या-क्या पेपर्स क्या-क्या आप पढ़ने पड़ते हैं और क्या चीज़ें हैं? क्योंकि काफ़ी थोड़ा-सा पहले 4 सब्जेक्ट्स होते थे हमारे जो बैच वाले हैं, बाकी एनईपी बैच से 7 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, 7 टू 8 सब्जेक्ट्स। Yeah. तो इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए बिकॉज़ काफ़ी लोग को पता नहीं होता है, तो अलग ही एक कन्फ्यूज़न रहता है। अविश, you will explain first. देखिए, इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है अभी तक। जब हम लोग 2022 में आए थे तो उस समय और ज़्यादा हिराकुलस कंडीशन था, अभी भी हिराकुलस है, लेकिन अभी बहुत चीज़ क्लैरिटी है। उन क्लैरिटी में कुछ बातें बिंदु के रूप में बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। कुल मिला के आपको 7 पेपर पढ़ने होंगे, एंड दैट 7 पेपर इज गोइंग टू बी ऑफ एग्रीगेट 22 क्रेडिट स्कोर्स। उन 7 पेपर्स में से 3 पेपर आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स होगा, जो कि 3rd ईयर तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। हर एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स का हर एक सब्जेक्ट 4 क्रेडिट स्कोर का होगा, तो उस हिसाब से 4 क्रेडिट स्कोर का एक पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, 3 पेपर यानी 12 क्रेडिट स्कोर का डीएससी पेपर पढ़ना पड़ेगा। आपको एक जनरल इलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, वो जनरल इलेक्टिव भी 4 क्रेडिट स्कोर का होगा, लेकिन वो आपके डीएससी पेपर को छोड़ करके ही कोई और आप ऑप्ट कर सकते हैं। योर जी एंड योर मेन पेपर कांट गोइंग टू बी सेम। उदाहरण के तौर पे अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स के छात्र हैं तो आप हिस्ट्री को अपने जी में नहीं ले पाइएगा। हिस्ट्री के सब्जेक्ट को छोड़ के आपके कॉलेज जो जो कोर्सेज प्रोवाइड करेगा आप उन सारों को ले पाएंगे। इसके बाद आपको 3 एडिशनल कोर्सेज मिलेंगे, और वही 3 एडिशनल कोर्सेज वास्तव में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एक डिस्टिंक्टिव कलर और फ्रेग्रेंस दे रहा है। उसमें पहला आता है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। ये कोर्स 2 क्रेडिट स्कोर का होगा, और इसमें आपको एकदम वेराइड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेगा। क्रिएटिव राइटिंग, रचनात्मक लेखन से लेके साइंस एंड सोसाइटी, और वेराइड फील्ड्स, फूड कैटरिंग एंड लाइक दैट। इसके बाद आपको एक कोर्स मिलेगा पढ़ने को, वैल्यू एडिशन कोर्सेज। ये वैल्यू एडिशन कोर्सेज भी 2 क्रेडिट स्कोर का होगा, और इसको लाने के पीछे गवर्नमेंट की सबसे बड़ी मकसद ये थी कि स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ अपना मेन कुरिकुलम को ना पढ़ पाए, बल्कि उनके अंदर हम कुछ ऐसे वैल्यूज को भी डेवलप कर पाए जो उन्हें एक गुड कैरेक्टर, अ गुड सिटीजन और एक अच्छा आदमी बनने में प्रोत्साहित कर पाए। इसीलिए आपको वैक में भी बहुत वेराइड सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज टू सब्जेक्ट्स लाइक साइबर स्फेयर एंड सिक्योरिटी एंड लाइक दैट। इसके बाद आपको एक पेपर मिलेगा पढ़ने को, एईसी। एईसी पेपर नया नहीं है, क्योंकि एईसीसी करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में इससे पहले भी कोर्सेज चला करते थे, जिसके अंतर्गत भी आपको उन्हीं बातों को पढ़ना होता था, लाइक सब्जेक्ट्स। लेकिन इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत उसे बहुत अच्छे से फ्रेम कर दिया गया है, और किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। अब इन 7 पेपर्स का तो मैंने विवरण दे दिया कि 3 आपको डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स पेपर पढ़ने होंगे जो 4 क्रेडिट स्कोर का होगा। फिर एक 4 क्रेडिट स्कोर का आपको जी पढ़ना पड़ेगा, और 2 क्रेडिट स्कोर के आपको 3 पेपर होंगे, एक एसईसी, दूसरा वीएसी और तीसरा एईसी। ये कुल मिला के 7 पेपर होंगे, जिसमें आपको 22 क्रेडिट स्कोर हर किसी को गेन करना ही होता है, और वो आप कर भी लोगे, वो आसान है। लेकिन बात आती है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो डिस्टिंक्टिव कहाँ हो जाती है प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी से। तो इसका पैराडिज्म प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी से ज़्यादा बड़ा है, और आपको बहुत वेराइड फील्ड्स मिलेंगे पढ़ने को। जब आप अपना सेक, वैक और एईसी का चयन कीजिएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर कि वो जितना ज़्यादा आपके कोर्स से भिन्न होंगे, आपका वो ज़्यादा बेहतर वो रिज्यूम बना पाएगा आगे। क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉलिटिकल साइंस के हैं तो आपको वही फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज कोर पेपर में भी पढ़ना है, और अगर आप उन्हीं चीज़ों को अपने वैक में भी पढ़ जाते हैं तो आप एक्स्ट्रा कहाँ कर पाए। तो आपको इन बिंदुओं पर ध्यान रखना है कि मैं जो चीज़ को अपने डीएससी में कवर कर पाऊंगा मैं उसे वैक और सेक में नहीं लूंगा, ताकि आप कुछ और गेन कर पाएं। ये बात सच है। जहां तक है आपको थोड़ी सी तकलीफ आएंगी इस बात को पढ़ते वक्त, वैक और सेक और एसी को भी, क्योंकि ये सच है, क्योंकि टीचर्स में भी अभी उस स्तर का होना बाकी है। ये सच्चाई है, क्योंकि हम लोग उसके थ्रू गए हैं, और यहाँ आपको कोई भी फेक बातें या कोई भी ऐसी बातें नहीं बताई जा रही है जो आपको ऐसा लगे जो यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट प्लेस। नो, सेक वैक पेपर में आपको बहुत मेहनत खुद भी करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स को भी उस विषय में थोड़ी
हीनता रहती है, उन्हें भी इस विषय में ज़्यादा पता नहीं रहता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अलग-अलग रिसोर्सेज से और इस तरह, एंड यू विल कॉप विद दैट। ऐसा मत सोचिएगा कि 7 पेपर है तो ज़्यादा मुश्किल होगा, यू विल कॉप विद दैट। बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया एंड आई होप कि जो भी जूनियर्स जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को उनको काफी क्लैरिटी मिल चुका होगा ऑलरेडी। बाकी आपसे एक वैक जो है बहुत ध्यान से चूज करना चाहिए, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं मेजर जो आपका कोर्स है उससे थोड़ा अलग डिफरेंट हट के चूज करो, कुछ इंटरेस्टिंग से चूज करो जो कि अलग आपके फील्ड में ऐड करे, कुछ अलग नॉलेज मिला, नहीं तो सेम सेम पढ़ने से क्या ही या, मतलब बनता है। हाँ, वो हाँ वो आपका इंटरेस्ट का भी होना हाँ। चाहिए। ऐसा ना कि इतना ज़्यादा वैराइड आप उसे कर लीजिए कि आप कॉप ना कर पाइए, तो हाँ। इससे अपने मस्तिष्क के मतलब अनुसार आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कीजिए अपना बिल्कुल, लेवल देख करके कि बिल्कुल। उसमें आपको। और बाकी मैंने भी कई सारे सेक वैक की वीडियोस बनाई हैं, तो आप लोगों ने आई होप कि आप लोगों ने देखी होंगी या नहीं देखी है, ये बताइए। जेनुइनली कहूँ तो नहीं देखा है आपने। अच्छा आपने बताइए। जी, मैंने देखी है। अच्छा। आपके द्वारा जो बनाया गया था वैक के थ्रू, वैक सिलेबस के अंतर्गत आपने जो बनाया था डिजिटल एम्पावरमेंट, वो पढ़ी थी और एग्जाम में भी लिख तो के उससे आया। हेल्प मिला या नहीं मिला? ऑफ कोर्स मिला हेल्प, बहुत अच्छा हेल्प मिला और कम समय में इतना अच्छा कंटेंट देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। तो जो भी जूनियर्स देख रहे हैं, मैंने सेक वैक के रिलेटेड जितने भी जी मेरे से जितना भी मेरे से हो पाया मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड करी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो चैनल पे, तो काफ़ी वो भी हेल्पफुल होगा लोगों के लिए। बाकी अच्छा ये बताइए कि सिलेबस तो आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आई मीन जो करिकुलम है वो एक्सप्लेन कर दिया, तो आप ये बताइए कि क्या मतलब पहले से ज़्यादा हेक्टिक हो गया, ये तो पता चल ही रहा है बिकॉज़ 4 सब्जेक्ट से 7 सब्जेक्ट थे, बट क्या अभी टाइम मैनेज करना अभी मुश्किल है इतना क्या? या फिर कॉलेज लाइफ में कुछ हैम्पर कर रहा है आपका क्या? इस बारे में बताइए बिकॉज़ काफ़ी लोग ये इसको एनईपी को बहुत खराब मानते हैं, फिर टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है और कॉलेज लाइफ, तो उसके लिए थोड़ा-सा आप लाइट डालें इस पे, इस टॉपिक। भविष्य बोलेंगे इस विषय में। सर्वप्रथम ये आपको समझने की आवश्यकता है कि एनईपी लाया क्यों गया? गवर्नमेंट की क्या इसके उद्देश्य है? आपको हैक्टिक करना गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं रही है, ठीक है? अगर एनईपी गवर्नमेंट के थ्रू अगर कोई भी पॉलिसी आ रही है, तो उसका एक कुछ उद्देश्य होता है और गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है कि आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। आप ऐसे सब्जेक्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो आप सिर्फ़ एक स्पेसिफिक विशिष्ट सब्जेक्ट तक ही सीमित ना रखें। आपका बहुत सारे वाइड विशिष्ट विषयों के तौर पे वो देख रही है। आपको टेक्नोलॉजी के बारे में भी समझा रहा है। जैसे आप साइंस और सोसाइटी आप लेते हो, तो उसके अंतर्गत आप साइंस के और सोसाइटी के अंतर्गत आप किस तरह से उसे देखते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, ये काफ़ी उसमें मायने रखते हैं। अब जब आप रचनात्मक लेखन की बात करते हैं, तो उसमें आपको कौशल दिखाया जाएगा, सोचने की जो क्षमता है और किस तरह से अपने सेंटेंस को फ्रेमवर्क करते हैं, ये काफ़ी वो उसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार आप देखिएगा कि जो कई सारे ऐसे सब्जेक्ट आपके पास लाई गई है, जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो एक बहुत ही बड़ा वर्ड है, लेकिन मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी अच्छी रही है। लेकिन सबसे बात यहाँ पर आ जाती है कि कुछ समस्याएँ सामने आएगी ही, क्योंकि जब नए-नए सब्जेक्ट या नई-नई जो पॉलिसी गवर्नमेंट के थ्रू जब लाई जाती है, तो उसमें कई सारे समस्याएँ देखने को मिलती है। आज से नहीं, पिछले 50 या 60 या 70 वर्षों में यह देखी जा रही है। तो हाँ, इसमें एक समाधान गवर्नमेंट कर सकती है कि उसे सही तरह से फ्रेमवर्क करके दे और जैसा कि जो एक्टिविटी है, किस तरह से वो कर सके, उसमें वो बेहतर कर सकती थी और लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन थोड़ी-थोड़ी दिन प्रतिदिन अगर बात करें 1-2 साल में और बेटर हो सकता है। तो एनईपी हम बुरा नहीं कह सकते हैं। गवर्नमेंट लाई है, कुछ सोच समझ के ही लाई है और छात्रों के भविष्य को लेके ही अच्छी ढंग से लाई। बट उसे देखना है कि उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर दें, तो ये काफ़ी मायने रखती है। देखिए एनईपी तो काफ़ी बहुत ही बढ़िया है, कोई भी इंटेलेक्चुअल पर्सन उसे खराब नहीं बोल सकता है, बट इंटेलेक्ट की कमी होने के कारण या फिर ऐसा बोल सकते हैं ना कि जब वो ग्राउंड लेवल पे अगर एक्चुअल में काम नहीं कर रहा हो, ग्राउंड लेवल पे उससे अगर इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं किया जा रहा हो, फिर तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। और ये बात हम सब जानते हैं कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी लाए या कुछ भी लाए, उससे लोगों तक एक्चुअल मायने में समझने में काफ़ी समय लग जाता है। और यही आई थिंक यही दिक्कतें हो रही होंगी जो भी हो रही है, क्योंकि ड्यू में भी बहुत सारे कॉलेज हैं एंड ये बात फैक्ट यहाँ पे सामने बता रहा हूँ, आप लोग भी एग्री कीजिएगा कि सारे कॉलेज में ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। कई कॉलेज में तो टीचर भी नहीं है, क्लासेस भी नहीं चलती हैं वैक से कि लास्ट में पता नहीं कैसे भी कोप अप कर लेते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को ये है, लेकिन धीरे-धीरे आई थिंक ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। ड्यू भी इस पे काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। तो बस टाइम मैनेजमेंट वाला थोड़ा-सा आप इसको क्लियर कीजिए बिकॉज़ आपने उस पे क्लियर नहीं किया कि टाइम मैनेज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। टाइम मिल रहा है, अभी नहीं मिल रहा है, ऐसा बताइए? पहले भविष्य बोलेंगे, फिर मैं बोलता हूँ। टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी समस्याएँ आपको देखने को मिलेगी, ये बात मानना पड़ेगा। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। जब आपके सामने अगर कई कई प्रकार की समस्याएँ आते हैं, तो आप कोशिश ये करते हैं कि उसे कई तरीके से सॉल्व करें। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप सही से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। जहाँ मेरा व्यक्तिगत मानना है, तो कुछ प्रॉब्लम आई थी, लेकिन 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई गई है, समझाई गई है और बहुत अच्छा तरह से समझे भी हैं, ठीक है? तो समस्या आपके सामने नहीं आनी चाहिए और
खासकर अगर ओवरऑल बात करें तो 80% अच्छा टाइम मैनेजमेंट हो गया था, बट 20% जो है ना समस्या वो बनी थी, बट आगे हम सोचेंगे कि वो 100% तक अचीव किया जा सके। आप बताइए कि क्या टाइम मैनेजमेंट का क्या है, इस पे फोकस कीजिए। देखिए 2-3 बातें आपको समझनी पड़ेंगी। जब आप 12th क्लास के बाद बैचलर्स करने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में आते हैं ना, देन यू आर नॉट ए स्टूडेंट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो 12th क्लास तक और हायर सेकेंडरी स्कूल तक आपको स्पून फीडिंग कराया जाता था। खास करके टीचर्स जो होते थे ना, वो ऐसे होते थे कि आपको हर चीज़ पर टोकते थे और हर जगह आपको सही गलत वो समझाने का कोशिश करते थे। लेकिन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ये थोड़ा कम देखने को मिलता है। यू विल हैव 24 आवर्स, लेकिन अगर थोड़ा-सा आप लैग करोगे ना, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपका 24 आवर्स कहाँ निकल के जा रहा है। दोस्तों के साथ जा रहा है या पार्क में घूमने में जा रहा है। 24 आवर्स आपके पास रहेंगे और अगर आप डेडिकेटली उन्हें दीजिएगा ना, तो आप सातों सब्जेक्ट्स को बहुत बेहतर से पढ़ लोगे, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लोगे, कैंटीन भी चले जाओगे। लेकिन अगर कोई भी चीज़ आपका एक्स्ट्रा हुआ ना, तो देन यू आर नॉट गोइंग टू कॉप विद दिस 7 सब्जेक्ट्स, क्योंकि इसके सिलेबस बहुत बड़े हैं। जो 4 क्रेडिट स्कोर का है उसमें तो आपको और मेहनत करने पड़ेंगे, थोड़ा आपको बड़ा लगेगा आते वक्त, लेकिन आप उसको कप कर लोगे, बशर्ते आप उतना टाइम यहाँ पर भी दे पाओ जो आप 11th-12th में दे पा रहे थे। दूसरी बात, एनईपी के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट जो आपको पता लगनी चाहिए। देखिए एनईपी में कुछ दिक्कत नहीं है, एनईपी जिस तरह से हर चीज़ को स्पेसिफाई करके ला दिया वो बहुत बढ़िया है। लेकिन महात्मा गांधी कहते थे ना कि यू मे हैव द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट विल नॉट बी द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इफ इट्स इम्प्लीकेबिलिटी एंड एग्जीक्यूटिवनेस इज नॉट गोइंग टू वर्क। और वही हाल अभी थोड़ा सा हम लोगों के साथ तो रहा, क्योंकि अगर आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा संविधान भी है ना, तब भी वो बेकार है, क्योंकि अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कुछ ऐसे कोर्सेज इम्प्लीमेंट सच में किए गए हैं जिसमें प्रोफेसर्स को खुद रिसर्च और उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता थी, जो कि अब तक नहीं दिया गया है। तो जब उन काम पर और मेहनत किया जाएगा और उन्हें उस ट्रेनिंग को प्राप्त करवा दिया जाएगा, तो और कम दिक्कतें आने वाली है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी सच में वास्तव में सफलता के शिखर पर पहुंच पाएगी तब। तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन अभी तक किया है एंड आई होप कि सब बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। अभी बताइए कि किस सोसाइटी में हैं आप लोग? जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था तो उस समय मैं किसी भी सोसाइटी को ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि आने के बाद अचानक से रूम अपना देखना, अपना सोसाइटी इन्वायरमेंट फिट कर पाने में आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता है जल्दी कि आप सोसाइटी में इन्वॉल्व हो पाओ। बट सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया और मैंने 2 सोसाइटीज ज्वाइन किया, एक वेदांता और दूसरा गांधी स्टडी सर्कल्स। दोनों अपने वेराइड फील्ड्स के लिए जानी जाती है। एक आप में वाक पटुता को बढ़ाएगी, तर्कशीलता को बढ़ाएगी, तो दूसरा आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताने का कोशिश करेगी जो आपको जीवन के नए शिखर पर लेके चली जाएंगी। लेकिन आप सोसाइटीज को तभी ज्वाइन कीजिएगा और उन्हीं सोसाइटीज को आप ज्वाइन कीजिएगा जिसमें आपकी वास्तव में रुचि हो। किसी मित्र के कहने पर, किसी सीनियर्स के कहने पर आप वहां टाइम स्पेंड मत कीजिएगा, बिकॉज देन इट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। योर सिचुएशन, योर सर्कमस्टांस, योर इंटरेस्ट में डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सो इस बात का ध्यान रखिएगा। और सोसाइटीज ज्यादातर उन्हीं को आप ज्वाइन कीजिएगा जो आपके इंटरेस्ट का हो। If you are really interested in photography, then just go for pixelation of ARSD college. That is going to be best for you. If you are interested in knowing about Gandhi and his philosophy and how he implemented in the world, then only you should join GSC. Yeah, thank you. ओके। और आप किस सोसाइटी में? वेदांता में। वेदांता। हाँ, वेदांता। वेदांता जो हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी है, कुछ उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए लोगों को। देखिए, ये एक सोसाइटी है, कॉलेज की सोसाइटी है और मानी जाती है एआरएसडी आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की एक सबसे अच्छी और सबसे जो बोल सकते हैं सर्वश्रेष्ठ जो समिति है, जो उसको मान सकते हैं वेदांता समिति। क्योंकि अब देखिए कोई भी समिति है, चाहे कोई भी सोसाइटी है, वो अपने कार्य के लिए जानी जाती है। तो वेदांता जो समिति है वो अपनी एक्टिव को लेकर काफ़ी जानते हैं। कई सारे अलग-अलग कॉलेज में जाकर पार्टिसिपेट करती है। और जहाँ तक बात रिसेंटली तौर पे अगर देखें तो पाकिस्तान में हुई थी एक सोसाइटी हुए थे, ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पर ऑनलाइन थ्रू ही वेदांता के 1-2 मेंबर जो वहाँ प्राइज भी लेके आए थे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब यदि आप सोसाइटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपका व्यक्तिगत जो विकास है वो हो पा रहा है कि नहीं। आप यूं ही सोसाइटी में जाके ज्वाइन होकर अपना समय मत व्यतीत कीजिएगा, क्योंकि आपका समय ही सबसे मूल्यवान चीज होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया आपने बोला। देखिए बहुत क्लियरली आप दोनों ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि सोसाइटी वही ज्वाइन करना जिसमें आपका जेन्युइनली इंटरेस्ट हो। किसी के कहने पे आके मत करो, बिकॉज कॉलेज में आके सब लोग, सारी सोसाइटी अपना अपना तो इंट्रो देती है, या फिर उनके जो मेंबर्स होते हैं वो चाहते हैं कि जो मेरे सोसाइटी में ज्यादा लोग ज्वाइन हो। आप लोगों को क्लियर पता होगा कि ये चीजें होती हैं। बट हाँ, आपको जेन्युइनली आप सारी सोसाइटी का इंडक्शन सेशन, ओरिएंटेशन सेशन अटेंड करें, फिर उनके बाद जिसका भी पसंद आपको आए उसको अपने हिसाब से ज्वाइन कर ले, वो आपके लिए सही रहेगा। ओवरऑल आप एआरएसडी को क्या रेट करना चाहेंगे? साउथ कैंपस का टॉप कॉलेज माना जाता है, बट आपके हिसाब से क्या है? एनआईआरएफ 6 को जस्टिफाई करता है? NIRF रैंक 6th ना, लुक ये बात सच है
कि आरएसडी कॉलेज का हिंदू कॉलेज या रामजस के तरह बड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों से खास करके जब से हमारे कॉलेज के ऐसे प्रधानाचार्य मिला है जो कॉलेज को एकदम बुलंदियों पर ले जाने को तैयार है। उनका एक कोटेशन है और मैं उनको मानता हूँ कोटेशन के लिए सबसे सुटेबल पर्सन है कि लुक बियॉन्ड द स्काई, स्काई इज नॉट द लिमिट। वो एक ऐसे व्यक्ति है ना, अगर उन्हें कहा जाए कि सर इस कॉलेज को डेवलप करने के लिए ये करना पड़ेगा, वो तनिक समय बर्बाद किए हुए भी उस काम को करने को तैयार हो जाते हैं। और वही कारण है जो इस कॉलेज को इस मुकाम पर अब तक पहुंचाया है। जहां तक रैंकिंग की बात है, हाँ कॉलेज में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो आपको एनआईआरएफ रैंक 6 को प्राप्त करवा सकता है। आपको ग्रीनरी बहुत अच्छा मिलेगा कॉलेज में देखने को, एक सिक्योरिटी इन्वायरमेंट मिलेगा, सिक्योरिटी बहुत अच्छा मिलेगा आपको देखने को, प्रोफेसर्स डिपार्टमेंट अच्छे मिलेंगे, बशर्ते कि ये कॉलेज है और कॉलेज स्कूल की तरह नहीं होने वाले हैं। यू आर नॉट गोइंग टू बी स्पून फीडेड बाय एनी पर्सन। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, यू विल हैव टीचर्स एट द टाइम, यू विल हैव गुड क्लासरूम्स, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एवरीथिंग विल बी गुड, but you have to be good. So it is going to be valid and this is absolutely AIR 6 as per NIRF rank. Thank you. ओके, बहुत ही बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि कैंटीन कैसा है? बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो कैंटीन जो है जाते ही रहते हैं, वो एकदम नेसेसरी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिए। जहाँ तक बात कॉलेज की कैंटीन की करें तो बहुत ही अच्छी आपको कैंटीन मिलेगी। खाने जैसी जो स्वादिष्ट जो भोजन आप मिलेगी, जरूर मिलेगी। भले ही आपकी माँ की जो स्वाद उनके हाथों में जो मिलने वाली है वो कॉलेज के कैंटीन में आपको नहीं मिलने वाली है। मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन हाँ, एक आप जिस तरह के खाना के स्वादिष्ट की बात करते हैं, आप क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इस मैटर पे मतलब देख सकते हैं कि क्वालिटी किस प्रकार की है, किस तरह की साफ सफाई देखने को मिल रही है, किस तरह से बनाया जा रहा है। तो ये सब है। यानी ओवरऑल की बात करें तो कैंटीन को आप अच्छा ग्रेड दे सकते हैं, ठीक है, और देना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से परिश्रम वो कर रहे हैं और इस समय सबसे बड़ी जो ओवरऑल जो इनके जो विकास है, जो इसके जो डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, वो प्रधानाचार्य इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। किस तरह की कोई समस्या भी आ रही है कि गंदगी के थ्रू कि हमारे जितने भी छात्रगण हैं उनको तो प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो ये सभी चीज़ को मैनेज करना, सबको देख रेख करना, ये काफ़ी एक हेक्टिक सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ओवरऑल बात करें तो हमारी कॉलेज की जो कैंटीन है वो आपको अच्छी लगेगी। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। ये बात जरूर ध्यान रखिए कि घर का खाना तो कहीं नहीं मिलता है, किसी भी देश में चल जाइए, विदेश में चल जाइए, वो आपके घर का खाना घर का ही खाना होता है। और 5 स्टार होटल का खाना 5 स्टार का होटल होता है, और कैंटीन और हॉस्टल के खाने हॉस्टल जैसे ही होते हैं। बट यहाँ पे सारी चीज़ें जो है बढ़िया मिलती हैं, एक अच्छा गुड क्वालिटी का खाना आपको मिल जाएगा, हाइजीनिक होगा, बढ़िया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, क्योंकि देखिए कॉलेज तो हमारा अच्छा है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप लोगों को पता भी चल गया होगा जो इस वीडियो के माध्यम से जान रहे होंगे, और सारे डाउट्स उनके क्लियर हो गए होंगे। बस एक डाउट लास्ट में बचता है, उसको क्लियर करते हैं कि साउथ कैंपस में, क्योंकि नॉर्थ कैंपस कितना हाइप होता है क्योंकि वहाँ क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे एक एक्सपोजर मिलता है। हमारा कॉलेज साउथ कैंपस में, यहाँ पे हमारा क्लस्टर तो नहीं बन पाता है उतना, तो यहाँ पे जो एक्सपोजर की एक कमी होती है, वो उसके बारे में आप बताइएगा। क्राउड का क्या, थोड़ा सा आप रिव्यू दीजिए, बिकॉज क्राउड एक और एक्सपोजर, ये जो मेन फैक्टर्स है, यही बच्चों को अट्रैक्ट करती है नॉर्थ कैंपस। अदरवाइज फैकल्टीज और बिल्डिंग्स तो यार सही है बहुत सारे कॉलेजेस में, तो इस पे थोड़ा सा लाइट कीजिए ब्रीफली। देखिए जहाँ तक एक्सपोजर की बात है ना, ऐसा नहीं है कि आपको एआरएसडी कॉलेज में या साउथ कैंपस के किसी कॉलेज में एक्सपोजर नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर भी इंडिया के हर कोना से छात्र आ रहे हैं और पिछले 10 सालों से तो ये ऐसा परफॉर्म कर रहा है जो कि इसको टॉप कॉलेजेस में ला दिया है। तो वो एक हाइप जो बना हुआ है पहले से, आप उसके आधार पर अपना निर्णय कभी मत लीजिए। क्राउड मैटर करता है, मैटर कहाँ करता है, तो आपके व्यक्तित्व को निखार सकता है, आपको कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस की ये कॉलेजेस अब लैक कर रहे हैं, नो, दे हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स, वो सारे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग जोन से आ रहे हैं। तो जैसा आपको क्राउड वहां मिल सकता है वैसा क्राउड यहाँ पर भी मिलेगा। दूसरी बात, क्राउड से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपको सिर्फ फोटोज और वीडियोस में देखने में ज़्यादा बेहतर लगती होगी, क्योंकि वो सिर्फ 365 दिन का एक पार्ट है। जब आप 365 दिन का 364वां पार्ट देखोगे ना, तो वो आपका स्टडीज ही आने वाला है, लास्टली दैट इज गोइंग टू बी मैटर ना। सो वाई ओनली लुक फॉर द हाफ साइड ऑफ द ग्लास दैट इज नॉट फिल्ड, लुक फॉर द ग्लास दैट इज फिल्ड ना, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। सो क्राउड का इशू मत लो कभी भी। दूसरी बात, अगर आप कहीं दूर के शहर से आ रहे हैं ना, जैसे हम लोग भी दूर के शहर से आए थे अचानक दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो थोड़ा सा व्यक्तिगत होना चाहूंगा, तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और खास करके वो जो इससे पहले घर से बाहर ना रहे हैं। आपको कैसी समस्या आएंगी, आपको होम सिकनेस बहुत जबरदस्त होगा। कई बार आपको लगेगा कि मैं जो यहाँ कर पा रहा हूँ ना वो वर्थ इट नहीं है, क्योंकि जो मैं गेन कर पा रहा हूँ वो तो मैं घर पर भी कर पाऊंगा। लेकिन आप डरना मत, क्योंकि वो शुरू के 2-4 महीने होते हैं ना, वो जानबूझ के आपका माइंड आपके साथ खेलता है, इसीलिए ताकि आप अपने एक अनकंफर्ट जोन से
कंफर्ट जोन में चले जाओ, और एक बार आप वो कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत गंदा डिसीजन हो जाएगा वो। होम सिकनेस से बच के रहिएगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे एक्सपोजर आपको मिल पाए जो आप अपने शहर में ना देखे हो। बड़े बड़े घर के व्यक्ति मिल सकते हैं आपको, कुछ एकदम हॉपसम मिल सकता है, वहां से भी आपको डर लगेगा थोड़ा, बट डरना मत, बिकॉज ऑल ऑफ वी आर बॉर्न विथ एन इनबिल्ट डायनामाइट इन ब्लड। एवरीबॉडी हैव देयर ओन जेन्युइननेस। कॉप करना सब चीज कर पाओगे। हेलो भवेश। थोड़ा सा आप भी कुछ स्लाइड डालें and फिर हम आगे बढ़ें। हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन्वायरमेंट का रोल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सर्वप्रथम आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपकी अंतर आत्मा क्या कह रही है, क्या उस समय में आपका अवेलेबल है या नहीं। तो जो एक खोजने वाली जो बात आती है वो आप खुद के अंदर आप ढूंढिए, आप बाहरी वातावरण पर मत ढूंढिए। भले ही आपको ये जानने को मिलेगा कि चलो बाहर के कुछ सोसाइटीज़ है, कुछ इन्वायरमेंट आपको मिलेगा तो वो काफ़ी हेल्प करेगी, लेकिन अंततः आपको अपनी क्षमताओं के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। तो अपने आप को अंदर से ढूंढिए, बाहरी को ज़्यादा फोकस मत कीजिए, ठीक है? बस। एक लास्ट टॉपिक बचता है। बाहर से जब हम लोग आते हैं, वो भी छोटे शहर से या फिर हम लोग जैसे कि बिलोंग करते हैं और आते हैं, और यहाँ पे बड़े राजधानी में हम लोग यहाँ पे ड्यू में आ रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ओवरऑल दिल्ली का इन्वायरमेंट देख लीजिए, काफ़ी एक्सपोजरेबल वाला मिलता है, और हमारे जो शहर से काफ़ी अलग मिलता है, काफ़ी भिन्न होता है। कई बच्चे डिस्ट्रैक्शन का सामना करते हैं यहाँ पे, क्योंकि माहौल यहाँ पे वैसा ही मिलता है स्टार्टिंग में। तो आप कैसे उससे कोप करते हैं और किस टाइप के डिस्ट्रैक्शंस फेस करते हैं आप? क्योंकि ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, इसको लोग छुपाते हैं, बट ये पता होना चाहिए लोगों को, और इससे बचने का तरीका भी होना चाहिए पता, बिकॉज़ हम अभी यंग एज में हैं, तो हम डिस्ट्रैक्ट होके कई बार गलत डायरेक्शन में भी चले जाते हैं, पढ़ाई करने आए और कुछ और करने लग जाते हैं। इस पे थोड़ा पॉइंट आउट कीजिएगा ब्रीफली। लुक, जैसे ही आप 12th क्लास पार करके बैचलर्स करने के लिए कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज में आओगे ना, इट इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी विएबल दैट पीपल एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस सर्कमस्टांसेस विल सब्सक्राइब टू यू। दे में आइदर बी फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड और मे फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। तो ये तो सच्चाई है कि आपको ये मिलने वाला है। अगर आपको बैचलर्स में नहीं मिलेगा तो मास्टर्स में मिलेगा, मास्टर्स में नहीं मिलेगा तो उसके बाद मिलेगा। तो आपको तो इनसे कॉप करना है, लेकिन कॉप करने के दरमियान कई बार हमें लगता है कि दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हम इतना ज़्यादा करें कि उनके साथ शो ऑफ में हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं ना, कि जो हमारी वास्तविकता और जो हमारा ध्येय होता है यहाँ आने से पहले ना, वो कहीं धूमिल सा होने लगता है और कहीं छिप जाना सा लगता है। जब आप यहाँ पर भी आ जाइए तो अपनी वास्तविकता और अपना उस रूट को मत छोड़िएगा, नेवर, क्योंकि वही आपको एकदम रूट से लेके टॉप तक लेके जाएगा। किसी भी परिस्थिति में हो सकता है आपके कुछ दोस्त आपको अच्छी लगने लगे, मे बी कुछ आपको दोस्त आपको कैंटीन ले जाने को कहेंगे कहीं और घूमने के लिए, सो गो देयर, बट नो योर लिमिट्स। कि मुझे अगर 1 घंटा टाइम स्पेंड करना है तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड माई 1.5 आवर्स, बिकॉज वो हाफ आवर ना आपके एग्जाम के मार्क्स में भी डिटोरिएट करेगा। आपके पास रहना 24 घंटा ही है, कॉप आपको ही करना है। ये आपको समझना है कि किस मित्र के साथ आपको कितना समय देना है, कहाँ आपको अपनी समय बचानी है, आपको क्या कैंटीन में टाइम देना है या पार्क्स में देना है, ये हमेशा आप पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात, आप इस बात को एकदम ध्येय मान के रखिएगा कि यूनिवर्सिटीज में आने के बाद वो एक्सपोजर मिलेगा तो अपने आप पर नियंत्रण कई बार खोने लगेगा। दिस इज गोइंग टू हैपन विथ यू बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स ना, we are the students, we are talking with you about 100% genuinity. There is no going to be fakeness or something जो आपसे रिलेटेबल नहीं होगा, रिलेटेबल होगा। आप अपना ध्येय बनाए रखना, प्यार से पढ़ना, दोस्तों के साथ बातें करना, मेक योर कलीग। लुक, making company of good students is not going to be a bad thing. It will enhance your confidence. It will also give you a good company of knowing fact and even getting clarity on the topics that will be teach in your curriculum. So वो कभी गलत नहीं होगा। लेकिन अपने दोस्तों के साथ और कॉलेजेस में आपको बहुत सारे ऐसे चीज में मिल जाएंगे जो आप कल्पना नहीं कर पाओगे। स्मोकिंग एंड ड्रगिंग आर द नॉर्मल थिंग्स दैट यू विल इनकाउंटर विथ। सो आराम से रहना, थोड़ा दिन कॉप करने में लगेगा बट यू विल सर्वाइव। थोड़ा अपना कैरेक्टर को बनाए रखना, यू विल बी द बेस्ट वन। थैंक यू। आप भी बताएं थोड़ा सा इस मैटर पे, डिस्ट्रैक्शन वाले मैटर पे एक्सपीरियंस भी कुछ बताएं, बिकॉज सही आपने जैसे बताया कि यहाँ पे स्मोकिंग ड्रिंकिंग काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं यहाँ पे दिल्ली में, बट आप उसमें आके मत फंस जाना, या फिर पीयर प्रेशर में आके कुछ ऐसी डिसीजंस नहीं ले लेना जिससे कि आपके कैरेक्टर को हैम्पर करे या फिर आप गलत डायरेक्शन में चले जाओ। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। देखिए, यहाँ पर भी आपको व्यक्तिगत तौर पे सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है किस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, और हमारा जो उद्देश्य है, घर से आने के पश्चात आप किसी भी शहर में आते हो, कोई उद्देश्य के साथ ही आप कहीं आ पा रहे हो, तो वो उद्देश्य कहीं अलग ना हो जाए। आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो हमें यह देखें, आप यह देखिएगा कि वो चीज़ कार्य कर रही है कि नहीं, हमारा समय कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर नहीं जा रहा है, किस चीज़ में जाना चाहिए, ये होगा आपको। लेकिन फिर भी ये आप पर डिपेंड करता है। और हाँ, इसके लिए आप प्रोफेसर से भी आप बात कर सकते हैं। आप ये मत समझिएगा कि एकेडमिक तौर पे आप जाके बात करें तो वो ही आपको हेल्प करे, नहीं, आप व्यवहारिक तौर पे भी जाके उनसे बात कर सकते हो। और कुछ अच्छे सीनियर है,
आप उनसे भी जाके बात कीजिए। हम्म, कहा कि ये उनके पास अनुभव है, वो कॉलेज में 2 साल 3 साल बिताए हुए हैं और उस जर्नी को देख चुके हैं जो आप शुरुआती फेज में आप आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी समस्या आपके सामने आ रही है, तो आप इन सभी चीज़ों के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आप, लेकिन हाँ, ये आप पर दिखने को मिलेगा कि आप किस चीज़ से देख पा रहे हैं, ठीक है। तो कई सारे क्षेत्र में देख सकते हैं, तो इसी के लिए ये आप पे डिपेंड करता है। अंततः मैं यही कहूँगा। हाँ, तो बहुत सही आपने बताया। बेसिकली सब चीज़ें खुद पे ही देखनी पड़ती हैं। बाकी सीनियर्स से काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहते हैं। सीनियर्स ने हमें भी गाइड किया और आपको भी गाइड कर रहे होंगे, एंड जो आने वाले लोग हैं उन्हें भी सीनियर्स काफ़ी गाइड करते हैं, बिकॉज़ वो इस फेज़ से जा चुके हैं, तो वो सही सलाह दे पाएँगे, सही चीज़ हो पाएँगी। बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एंड आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा उन लोगों को जो आने वाले हैं एंड पोल साइंस ऑनर्स लेने वाले हैं। तो कोर्स का भी आइडिया लग गया होगा, करिकुलम का भी आइडिया लग गया है, एंड ओवरऑल जो नॉलेज जो एक फ्रेशर्स को होनी चाहिए, वो आपने मैक्सिमम नॉलेज दे दिया है वो। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें कि उन्हें भी क्लैरिटी मिल जाए, थोड़ा-सा उनका भी स्मूथ हो जाए, कॉलेज लाइफ में आने से पहले क्लैरिटी मिल जाए। एंड फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।